A very good afternoon to all of you. Today we will see the checkpoints for monitoring of aseptic area. In that there are four major type of these. So let's discuss it one by one. In that first, physical control. So in physical control, it include monitoring of non-viable airborne particles which are mainly generated by the dynamic movement of machines and personnel working in aseptic रूम एरिया. मतलब कि ऐसे नॉन वायबल मतलब क्या कि जो विच आर नॉट अ पार्टिकल दैट डज नॉट कंटेन अ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब कि क्या होते हैं ये सब कि ऐसे पार्टिकल्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन नहीं करते तो उनको हम कहेंगे यूजुअली जैसे कि डस्ट होते हैं, पोलर जैसे कि धूल वगैरह होते हैं. तो इस तरह के जो कुछ भी होता है एयरबॉर्न मटेरियल जैसे कि पोलन्स वगैरह होते हैं. तो ये किस वजह से फॉर्म होते हैं? एक तो मूवमेंट करने की वजह से. किस चीज़ की मूवमेंट करने की वजह से? मूवमेंट ऑफ मशीन एंड पर्सनल वर्किंग. जैसे कि पेपर वर्क अगर हम इधर से उधर कर रहे हैं या फिर मशीनरीज़ को इधर से उधर हटा रहे हैं तो यहाँ पर असेप्टिक एरिया के अंदर तो जो एयरबॉर्न है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड एयरबॉर्न पार्टिकल काउंटर इक्विपमेंट इज़ यूज टू चेक द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट पर क्यूबिक फीट. मतलब कि अगर हम एसेप्टिक एरिया में कुछ मशीन्स वगैरह को इधर से उधर मूवमेंट करते हैं या फिर किसी चीज़ को इधर से उधर मूवमेंट करते हैं तो किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती है वहाँ पे? वायबल नॉन वायबल एयरबॉर्न पार्टिकल्स की. तो हम उसको कैसे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक फिट इन एसेप्टिक रूम एरिया. और अगर हम उसकी बेसिस पे हम वो क्लीन करते हैं और अगर हमको वो लगता है कि वो ज़्यादा हो चुके हैं तो हम उसको क्लीन कर सकते हैं अगर इफ़ नेसेसरी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल. द बर्डन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ टू एग्जामाइन इन द असेप्टिक रूम एरिया वेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इन द लिमिट और नॉट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट. मतलब कि ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम कैसे ये मेथड ऐसी है कि जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जो असेप्टिक एरिया है वहाँ पर है या नहीं, या फिर उसकी लिमिट जितनी होनी चाहिए वो उतनी है या उससे ज़्यादा है, उसको चेक करने के लिए हम उसकी दो तरह की मेथड है. द वन इज़ एयर सैम्पलिंग दैट इज़ कल्चर मीडिया स्ट्रिप मेथड एंड द सेकंड वन इज़ प्लेट काउंट मेथड. तो एयर सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है कि एक अगार प्लेट होती है जिसके ऊपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं एक स्ट्रिप होती है कल्चर मीडिया की, उसको हम वहाँ पर रख के उसको हम वहीं पे उसको रहने देते हैं, वहाँ पे हम उसको छोड़ देते हैं. फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर कितनी एयरबॉर्न हुई है या फिर कितनी वहाँ पे ग्रोथ हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की. अगर वहाँ पर ग्रोथ है तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो जो एरिया है वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड है. और प्लेट काउंट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि जो अगार प्लेट है हम उसको सीधा मतलब असेप्टिक एरिया में वहाँ पर रख देते. तो और रखने के बाद में हम फिर एग्जामाइन करते हैं कि वहाँ पर इज़ देयर एनी अगर वहाँ पर ग्रोथ होती है अगार प्लेट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो फिर हम उसको काउंट करते हैं और जो हमारी लिमिट है अगर उससे ज़्यादा है पर क्यूबिक एरिया के से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये जो एरिया है वो असेप्टिक नहीं है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अवेलेबल है. तो इस तरह से हम उसको एग्जामाइन करते हैं. तो दीज आर द मेथड टू डिटेक्ट वेदर देयर इज़ एनी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ देयर और नॉट. एंड द नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल कंट्रोल. सो इट इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दैट द ह्यूमन बीइंग इज़ द मेजर सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन वो नाइदर बी स्टरलाइज नॉर डिसइंफेक्टेड. मतलब जो ह्यूमन बीइंग है तो वो कैसे होते हैं कि वो सबसे बड़े सोर्स है. जे ह्यूमन बीइंग आहे ते सगळ्यात मोठा सोर्स आहे कंटॅमिनेशनसाठी. कारण की आपण त्याला ह्यूमनला स्टरलाइज पण करू शकत नाही आणि डिसइन्फेक्टसुद्धा करू शकत नाही. तर रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सनल आर अलाउड टू वर्क इन क्लीन रूम. मग आपण काय करू शकतो की रिस्ट्रिक्टेड नंबर आपण जे रिस्ट्रिक्टेड जे गिनतीचे लोक आहेत त्यांना आपण अलाव करणार आहे तिकडे येण्यासाठी. हु जनरली फेस्ड मेडिकल चेक टू एग्जामाइन द डिसीज स्टेटस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट. मतलब ऐसे और जो लोग हैं जो हम अपना रिस्ट्रिक्टेड जो लोग हैं उनको हम कब जाने देंगे? स्वैब टेस्ट करने के बाद में. अच्छा, स्वैब टेस्ट तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता ही होगा कि अभी स्वैब टेस्ट क्या है. फ़िलहाल जो मॉडिफाइड मेथड है स्वैब टेस्ट के लिए वहाँ पर हम एक स्ट्रिप को यूज़ करते हैं
लेकिन जो पहले स्वैब टेस्ट होती थी वो कैसे होती थी कि अ स्वैब ऑफ कॉटन वूल इज़ प्लेस इन माउथ, मतलब एक कॉटन का गोला या टुकड़ा हम उसको माउथ में रखते थे ओरल कैविटी में फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए. देन दैट स्वैब इज़ इनोकुलेटेड ऑन अ सुटेबल मीडिया सच एज थायोग्लूकोनेट, मतलब और जो स्वैब है उसको हम प्लेस करते थे इनोकुलेट करने के लिए थायोग्लूकोनेट के मीडिया के ऊपर. अगर जैसे एक मीडिया होता है जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट हम कौन से यूज़ करेंगे, थायोग्लूकोनाइड या फिर केसिन डाइजेस्ट, तो ये दोनों यूज़ करके हम उसके ऊपर स्वैब को इनोकुलेट करेंगे. देन इंक्यूबेट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड टाइम, और फिर हम इसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे इस एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर के ऊपर. और फिर हम देखेंगे कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट. अगर वहाँ पर किसी तरह के चेंजेस नहीं रहे तो हम ऐसे समझेंगे कि जो पर्सन है उसको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है. लेकिन अगर वहाँ पर किसी तरह के हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं तो हम कहेंगे कि द पर्सन फाउंड टू बी इन्फेक्शियस विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द असेप्टिक एरिया. और जो पर्सन अगर वहाँ पर इन्फेक्टेड हमको मिलता है तो वो पर्सन हम अलाउ नहीं करते असेप्टिक एरिया के अंदर इंटर करने के लिए. उसको एंट्री हम प्रोहिबिटेड रहती है ऐसे पर्सन की. और डिसइंफेक्शन ऑफ असेप्टिक एरिया, नेक्स्ट वन. सो हम डिसइंफेक्ट करेंगे कैसे उस असेप्टिक एरिया को, तो डिसइंफेक्शन कैन बी डन बाय two ways as mentioned below. The first one is by using aerosol disinfector by fumigation method. एरोझॉल डिसइन्फेक्टंट म्हणजे जे आपण आता तुम्ही सॅनिटायझर यूज करता, एरोझॉल म्हणजे स्प्रेमधून जे स्प्रे असतात त्याच्यामध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल अल्कोहोल बेस्ड सॅनिटायझर वगैरे जे आपण टाकून त्याला एरोझॉल सगळ्यांना माहिती असेल तर मग आपण जे तसे यूज करतात त्याच्यासाठी म्हणजे एक्झाम्पल काय आहे, OT सेफ और OT केअर फॉर एरोझॉल डिसइंफेक्टर. एंड बाय फ्यूमिगेशन मेथड एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर हम फ्यूम्स या वेपर फॉर्म करते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल के, और वो फ्यूम हर जगह पे पहुंच के जो भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एटमॉस्फेयर में उसको किल करते हैं. और द फर्स्ट वन इज़ एरोझॉल डिसइंफेक्टर. सो in that aerosol type of disinfector are available in different capacity sizes depending upon their utility. मतलब ये जो एरोझॉल डिसइन्फेक्टर आहे ते पर्टिक्युलर वेगवेगळी साईजमध्ये मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. जनरली दे आर इन प्रॉपेबल साईज विथ वेट रेंजिंग फ्रॉम 5 to 7 kg. म्हणजे त्यांची जे जनरली जे साईज असते ते 5 to 10 kgची त्यांची एक पॅकिंगची साईज असते. आणि द स्पीड ऑफ ऑटोमायझेशन लाईज बिटवीन 45 to 60 ml per minute. म्हणजे जे एरोझॉलमध्ये जे स्प्रे जे निघतो तो मग त्याची स्पीड ऑटोमायझिंगची काय स्पीड असते त्याची 45 to 60 ml. म्हणजे तो सोल्युशन म्हणजे 45 to 60 ml सोल्युशन पर मिनट त्याच्यामधून निघणार आहे. अ डिझायर्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फॉर्मलिन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल विथ वाटर इज यूज टू प्रोड्यूस एरोझॉल अलॉन्ग विद द वाटर वेपर. मतलब एक डिज़ायर क्वांटिटी के अंदर एक हम ऐसे मतलब प्योरली अल्कोहल या प्योर अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन हम यूज़ नहीं करते. हम उसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं वाटर के साथ में, और उसका कॉम्बिनेशन करने के बाद में उसको हम फिर हम उसको वेपरिंग सिलेंडर में यूज़ करते हैं. और वो फिर उसका मैकेनिज़्म क्या है कि वो किस वे में एक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. सो these penetrate into very fine cracks, joints of क्रेविक एक्सेट्रा. मतलब वो क्या करते हैं कि जो अभी जैसे मतलब हम उसको स्प्रे करेंगे सपोज़ रूम के अंदर, एक असेप्टिक रूम के अंदर जो कि चारों तरफ से क्लोज है, तो वहाँ पर जो भी फर्नीचर रहेगा, जो भी चेयर रहेंगी, तो जितनी भी उसके ऐसे पोर्स रहेंगे या फिर जितने भी उसके ऐसे नोकीले या फिर ऐसे शार्प ब्लेड्स रहेंगे, शार्प एरियाज़ रहेंगे जहाँ पर हम अगर उस सरफेस को क्लीन करें तो हम वहाँ पर पहुँच नहीं सकते. लेकिन जो एरोझॉल्स रहेंगे तो वो क्या करेंगे, स्प्रे की मेथड से वो वहाँ तक के भी चले जाएंगे और हमको इस तरह से पूरी तरह से फिर वो क्या करेंगे, जाके वहाँ पे जो सेल्स है उसको पेनिट्रेट करके उसको किल करके हमको वो एक क्लीन इन्वायरमेंट या फिर क्लीन एसेप्टिक एरिया मेंटेन करेंगे. तो फॉलोइंग सॉल्यूशन यूज इन डिफरेंट डाइल्यूशन एज समराइज एज फॉलोइंग. मतलब यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशंस दिए कि हम कौन कौन से सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं. तो मटेरियल कौन सा यूज़ कर सकते हैं, फिनॉल. उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 1% उसकी फिनॉल की स्ट्रेंथ होना चाहिए. 100 ml ऑफ
क्वांटिटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट दैट इज़ 1000 और क्वांटिटी सफिशिएंट इज़ 10 लीटर। दैट इज़ वाटर फॉर इंजेक्शन कितना होना चाहिए, QS मतलब क्वांटिटी सफिशिएंट 10 लीटर। 10 लीटर वाटर में हमको 100 ml फिनॉल यूज़ करना पड़ेगा, तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी 1%। उसी तरह से BKC दैट इज़ 50%, BKC 50% हमको उसकी स्ट्रेंथ यूज़ करना पड़ेगी 0.2 और कितना ml लगेगा वो 400 ml इन 10 लीटर। IPA स्ट्रेंथ कितनी लगेगी उसकी 70% दैट इज़ 7 ml इन 10 लीटर ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन। एंड द लास्ट वन इज़ अल्डेकोल H और स्ट्रेंथ कितनी रहेगी उसकी 2.5 और उसकी क्वांटिटी मतलब 2.5 स्ट्रेंथ के लिए हमको कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा उसका 250 ml और उसकी वाटर फॉर इंजेक्शन क्वांटिटी कितनी रहेगी, वाटर कितनी लेंगे हम 10 लीटर, तो तब जाके उसको कितना सॉल्यूशन बनेगा 2.5% अल्डेकोल H सॉल्यूशन। सो दीज आर द सॉल्यूशन विच इज़ यूज्ड फॉर aerosol disinfection. And the next one we will see that is fumigation. In that, to maintain clean room standard, periodical fumigation of the aseptic area is necessary. It is the process to make the environment free from microbes by fumes of formalin. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण फॉर्मेलिन यूज करून तो एरियाला आपण मायक्रोब्स फ्री करतो, मायक्रोब्सची फ्री करतो, त्याला आपण म्हणता की तो अशी मेथडला आपण म्हणता फ्युमिगेशन मेथड. अँड फॉर्मलिन इज अ पोटेंट डिसइन्फेक्टंट इन वेपर फॉर्म विच कॅन पेनिट्रेट स्मॉल crevices and fine cracks also. It is widely accepted for fumigation of clean area. मतलब जो फिनॉल है वो ज़्यादातर या फिर फॉर्मेलिन है वो ज़्यादातर यूज़ होता है डिसइंफेक्ट करने के लिए फ्यूमिगेशन की मेथड में. फ्यूमिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम जो हमारा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने वाले हैं फ्यूमिगेशन के लिए उसको वाटर के साथ मिक्स करके हम उसके फ्यूम तैयार करते हैं. और फ्यूम निकलने के बाद में वो फ्यूम क्या करते हैं, वो जो उसके जो वेपर्स है वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं उसको किल करने का काम करते हैं. और जो फ्यूम्स होते हैं, जो वेपर्स होते हैं वो हर कोने में जाते हैं, मतलब हमारे रूम के हर डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पर हम क्लीन नहीं कर सकते ऐसे एरिया में भी जाके वो उसको क्लीन कर सकते हैं. लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि वो जो एरिया है वहाँ पर डिटर्जेंट वगैरह यूज़ नहीं होना चाहिए. अगर डिटर्जेंट वगैरह यूज़ हुआ तो वो रिएक्ट करेंगे इनके साथ में, किसके साथ में, फॉर्मेलिन या फिर फिनॉल के साथ में, और जो उसका रेट रहेगा डिसइंफेक्ट करने का वो कम हो जाएगा. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट्स. सो मेथड उसकी प्रोसेस देखेंगे हम कैसे करते हैं. तो द रूम्स ऑफ और द OT ऑफ दैट इज ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड बाय यूजिंग अ स्टेबल डिसइंफेक्शन सोल्यूशन एक्सप्लेन इन अबव टेबल. मतलब कि जो ऑपरेशन थिएटर्स है या फिर असेप्टिक रूम है, अगर हमें उसको मेंटेन रखना है तो हमको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे हम फ्यूमिगेशन मेथड से, बाय यूजिंग फॉलोइंग सॉल्यूशन. एंड देन विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव टेप ऑल क्रैक्स, कर्विसेस एंड ओपनिंग एक्सेट्रा शुड बी सील्ड ऑफ, लिविंग ओनली द एग्जिट डोर. मतलब फ्यूमिंग करने से पहले ऐसे एरिया जैसे कि कुछ नोकीले एरिया है या फिर जहाँ पे क्रैक्स है, तो ऐसे एरिया को हम पहले सील कर देंगे बाय यूजिंग एडहेसिव टेप्स और एडहेसिव मटेरियल. और सिर्फ ऐसा डोर, कौन सा डोर, जो एग्जिट डोर है हमारा, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो उस डोर को छोड़ के जितने भी ऐसे एरिया जहाँ से मतलब लीक हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बाहर के इन्वायरमेंट से अंदर, तो ऐसे एरिया को हम पहले सील करेंगे. फिर सील करने के बाद में टेक द फॉर्मुलेशन सोल्यूशन इन सलाइन सोल्यूशन. जो फॉर्मुलिन है उसको हमको सलाइन सोल्यूशन कंटेनर में लेना है. आफ्टर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द रूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूमिगेशन दैट इज़ 5 ml पर मीटर, मतलब विद वाटर फॉर इंजेक्शन. मतलब हमको ये जो क्वांटिटी है वो कैसे लेनी है, किसकी बेसिस पे, कि जो रूम की फ्रीक्वेंसी है क्लीन करने की फ्यूमिगेशन की, उसकी बेसिस पे हमको उस फिनॉल की क्वांटिटी वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ में, मतलब जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ में हमको ये क्वांटिटी किस बेसिस पे लेनी है कि वो रूम की साइज़ कितनी है उस बेसिस पे. फिर उस बेसिस पे लेने के बाद में हमको प्लेस द SS कंटेनर ऑन हॉट प्लेट एंड स्विच इट ऑन. और जो जैसे कि एक फ्लास्क में लेने के बाद में
एक कंटेनर में लेने के बाद में वाटर डालने के बाद में उसमें उस सॉल्यूशन को डालने के बाद में हॉट प्लेट से उसको हम हॉट प्लेट के ऊपर रख के हॉट प्लेट को हम ऑन करेंगे। हॉट प्लेट को ऑन करने की वजह से क्या होगा कि हॉट प्लेट जो का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा और ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेलिन सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड फॉर्म, वो क्या फॉर्म करेंगे फिर वेपर, और वो जो वेपर रहेंगे वो पूरे रूम में फिर फैलना स्टार्ट होंगे। देन सील द एग्जिट डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड अलाउ द एरिया फॉर ऑपरेशन थिएटर टू फ्यूमिगेट ओवरनाइट। मतलब हमको क्या करना है, फिर हॉट प्लेट को ऑन करके हमको जो एग्जिट एरिया है, एग्जिट डोर है, वहाँ से बाहर निकल के उसको रात भर ऐसे ही रहने देना है ऑन करके प्लेट को, हॉट प्लेट को। तो हॉट प्लेट ऑन होने की वजह से क्या होगा कि रात भर जितने भी फ्यूमिगेशन उसका होता रहेगा रूम के अंदर और वो पूरे रूम में फैल जाएगा उसको जैसे। फिर उसके बाद में द नेक्स्ट डे मॉर्निंग रिमूव द सील एंड एग्जैक्टली द रिवर्स मैनर एंड स्विच ऑफ द हॉट प्लेट। और फिर सुबह में जो नेक्स्ट मॉर्निंग हमको क्या करना है, आकर हॉट प्लेट को बंद करना है और जितने भी हमने ऐसे एरिया जो सील किए थे वहाँ से सब वो सब निकालना है जिससे हमने उसको लगाया था। उसके बाद में एलिमिनेट्स द फ्यूम ऑफ फॉर्मेलिन बाय एग्जॉस्ट सिस्टम, और जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसकी मदद से हमको एलिमिनेट करना है उसको, जो मतलब फॉर्मेलिन के जो वेपर्स हैं उनको एटमॉस्फेयर से निकालना है। उसके बाद में बिफोर यूजिंग द एरिया टेक द बैक्टीरियल काउंट, और जो रूम है उसको यूज़ करने से पहले हमको उसका बैक्टीरियल काउंट करना है। और बैक्टीरियल काउंट हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग अगार प्लेट मेथड, जैसे कि हमने भी प्रीवियसली देखा। और फैब्रिकेशन सेक्शन, मतलब ऐसा सेक्शन जहाँ पर हमको जो हमारा स्टराइल मटेरियल है जो हमने वाटर फॉर इंजेक्शन बनाया है उसको हमको पैक करना है वहाँ पे। तो ऐसा एरिया मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, सो इन दैट मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन मिक्सिंग टैंक, फिल्ट्रेशन ऑफ बल्क्स, फिलिंग्स ऑफ बल्क्स इनटू कंटेनर एंड फाइनली सीलिंग ऑफ क्लोजर्स एंड कैप्स आर कैरिड आउट अंडर स्ट्रिक्टली असेप्टिक कंडीशन। मतलब जो भी फैब्रिकेशन प्रोसेस करने का तरीका है, जैसे कि पैकिंग करना मटेरियल की, या फिर बॉटल को सील करना, या फिर मटेरियल्स को टैंक में मिक्स करना, तो ये सब एक जो प्रोसेस है वो एक ऐसे मैनर में होनी चाहिए और एक ऐसी एसेप्टिक कंडीशन में होनी चाहिए कि हमको वहाँ पर कंटेमिनेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से रोक सके। सो इन दैट क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड ऑफ फॉर वाटर फॉर इंजेक्शन, मतलब जो वाटर की क्वालिटी है जो हम यूज़ करने वाले हैं वाटर एज अ वाटर फॉर इंजेक्शन, तो वो कैसी होनी चाहिए। सो इन दैट वाटर फॉर इंजेक्शन हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस एज अ व्हीकल फॉर द पैरेंटल प्रिपरेशन। उसका एक वाटर पैरेंटल प्रिपरेशन के अंदर वाटर का सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। एज अ व्हीकल नॉर्मली हैज़ नो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी और एंड इज़ नॉन टॉक्सिक, मतलब हम जो भी जे पण आपण वाटर व्हेकल घेणार आहे, व्हेकल म्हणजे जे आपण ड्रगसोबत घेतो किंवा ड्रगमध्ये आपण याला सॅच्युरेट करतो की तो त्याच्यामध्ये डिग्रेड, त्याच्यामध्ये तो मिक्स होऊन तो सेम क्वांटिटीमध्ये आपली बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्टर होईल। तर मग जे आपण यूज़ करणार आहे वाटर फॉर इंजेक्शन तो कसा पाहिजे किंवा व्हेकल, तो उसकी कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती, वो नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब उसकी थेरेप्यूटिक दे शो नाइदर अ थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नॉर अ टॉक्सिक इफेक्ट। सो वी हैव टू यूज़ water for injection which is free from all type of microorganism. Water of suitable quality of compounding and rinsing product surface may not be prepared either by distillation or by reverse osmosis। मतलब जो वाटर हम यूज़ करने वाले हैं एज अ व्हीकल या फिर सरफेस को क्लीन करने के लिए, तो एक तो वो कैसा होना चाहिए कि वो डिस्टिल होना चाहिए। डिस्टिल कैसे करेंगे कि उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है पता है आप लोगों को? डिस्टिलेशन प्रोसेस मतलब वाटर को बॉईल करके फिर उसको उसके जो वेपर उसको कूल करके फिर कूल करने के बाद में उसको कलेक्ट करना। तो जो कलेक्ट होगा उसके जो वेपर, तो उसको हम कहेंगे कि डिस्टिल वाटर। और रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जो अपने घर में एक्वा वगैरह के जैसे प्लांट होते हैं, फिल्टर वाटर जिसको हम बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे हम रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर टू मीट रिक्वायर्ड क्वालिटी। और ये कैसे, मतलब ये डिपेंड है कि मतलब हमको कौन सा चाहिए। तो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट उसकी बेसिस के ऊपर हम रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर या फिर डिस्टिलेशन वाटर यूज़ करेंगे। यूजुअली जो हम क्लीन करते हैं सरफेस, किसी अगर मटेरियल क्लीन करना तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाले वाटर दैट इज़ फिल्टर वाटर से हम उसको रिमूव करते हैं। और जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन जो व्हीकल एज अ व्हीकल यूज़ होगा तो वो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। और उसके बाद में टू मीट रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन हैंस द फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वेरियस ऑफिशियल बुक्स एज समराइज। मतलब
अब उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए फॉलोइंग आर द टेस्ट विच इज़ यूज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन वाटर एज अ व्हीकल. सो in that first is pH. So we have to maintain the pH of water. So to check the pH of water for injection, following test should be done, that is between 5 to 7. मतलब उसका pH कितना होना चाहिए, 5 से 7 के बीच में. अल्टरनेटिवली pH में भी एग्जामाइंड बाय एसिडिटी और alkalinity test by using indicators such as methyl red and bromothiamol blue respectively. मतलब जो टेस्ट है pH की, तो उसका जो रेंज है वो 5 से 7 के बीच में होनी चाहिए. और यूजुअली हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं एसिडिटी और अल्कली, जो वो मतलब जो सॉल्यूशन है, वो जो वाटर है वो एसिड है या बेस है, वो चेक करने के लिए हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर इंडिकेटर कौन कौन से यूज़ करते हैं, मिथिल रेड एंड ब्रोमोमिथिल ब्लू फॉर अगर. एंड द नेक्स्ट वन इज टेस्ट फॉर अमोनियम. सो इन दिस टेस्ट वी परफॉर्म to check whether is there any presence of ammonium in the water or not. So solution shall not produce more intense color as per IP 96. मतलब जो उसका जो टेस्ट करने के बाद में जो IP में एक मेथड दी हुई है उसके अंदर, उससे ज़्यादा उसका कलर उसने प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. इंटेंस कलर मतलब ज़्यादा कलर नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए. अगर उसने ज़्यादा कलर प्रोड्यूस किया तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि इसमें अमोनियम या अमोनिया प्रेजेंट है, तो वो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते. सो इसी तरह से टेस्ट फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अ प्योर ब्लू कलर शैल बी ऑब्टेन एज पर IP. मतलब हमको इसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए एक प्योर ब्लू कलर हमको वहाँ पे आना चाहिए एज पर IP. तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एंड हैवी मेटल्स नॉट मोर देन 0.1 ppm बाय डी मेथड ऑफ IP. मतलब एक डी मेथड है जिसके अंदर हम को ये डिटरमाइन करना है कि जो उसकी जो रीडिंग है हमारे सैंपल की वो 0.1 ppm ही आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. अगर उससे ज़्यादा है तो हम ऐसे कहेंगे कि उस वाटर में हैवी मेटल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक एक्सेट्रा. सो हम वो लीड, सो वो हम फिर वो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते इफ़ देयर इज़ अन इंक्रीज नंबर ऑफ pm दैट इज लाइक 0.2, 3 और 4 और नाइट्रेट्स. सो नाइट्रेट्स की प्रेजेंस है कि नहीं, इसके लिए हमको चेक करने के लिए अ कलर ऑफ टेस्ट सोल्यूशन शेल बी लेस इंटेंस दैट स्टैंडर्ड सोल्यूशन एज पर IP. मतलब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है एज पर IP, उससे जो हमारा सैंपल है उसका जो सोल्यूशन का कलर है वो कम होना चाहिए एज पर IP. सो इस तरह से सल्फेट की टेस्ट है, क्लोराइड की टेस्ट है चेक करने के लिए, एंड ऑक्सीडाइबल मैटर्स है. फिर उसके बाद में रेसिड्यूज ऑन इवेपोरेशन नॉट मोर देन 0.001% एज पर IP. मतलब जो रेसिड्यूज है वो हमको मिलने नहीं चाहिए एज पर IP 0.001%. फिर हम पायरोजन टेस्ट, मतलब इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ पायरोजन, को ये डिटेक्ट करने के लिए हम पायरोजन टेस्ट करते हैं. तो पायरोजन टेस्ट के लिए हम रैबिट टेस्ट करेंगे एज पर IP. और डोज कितना देंगे इसको, 10 ml पर kg बॉडी वेट ऑफ एनिमल. अगर ये हमारा डोज देने के बाद में रैबिट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम कहेंगे कि हमारे वाटर में पायरोजन की प्रेजेंस है और हम वो वाटर यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज़ टॉक्सिसिटी टेस्ट. अगर हमको ये चेक करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है या फिर जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो टॉक्सिक है या नहीं, तो उसके लिए हमको एज पर IP 96 डोज दैट इज़ 0.5 ml पर माइस. मतलब 0.5 ml हमको माइस को वो उस वाटर को ओरली देना है और चेक करना है कि उसको जो माइस है उसको इज़ देयर एनी एडवर्स इफेक्ट और द माइस शो एनी काइंड ऑफ इफेक्ट. सो अगर माइस ने किसी तरह का इफेक्ट हमको बताया वो लेने के बाद में, उसको हम कहेंगे कि उसमें कुछ तो भी टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है. और अगर नहीं बताया तो हम उसको फिर सेफ़ कंसिडर करेंगे यूज़ करने के लिए. और स्टेरिलिटी, इट शुड बी स्टेराइल एज पर IP. मतलब उसकी जो स्टेरिलिटी है वो हमको मेंटेन रखनी है, जो भी IP ने उसकी प्रोसेस बताई है उसको फॉलो करके. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज़ फैब्रिकेशन. In that, for small volume parenterals, a number of steps are involved in the fabrication of formulation which are start from P and end with P. मतलब which means preparation of containers and packing of product containers. मतलब जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है
वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए कि वो प्रिपरेशन से तो पैकिंग तक हमको उसको देखना है कि उसमें किसी तरह के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो चीज़ कंटेमिनेट होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है? प्रिपरेशन ऑफ कंटेनर्स। द कंटेनर्स और वाइल्स एम्पुल्स आर सब्जेक्टेड टू वॉशिंग एंड क्लीनिंग आफ्टर अनपैकिंग फ्रॉम सप्लाई बॉक्सेस विद डी वाटर और ड्राई हीट मेथड इज़ एम्प्लॉयड फॉर स्टेरिलाइजेशन। मतलब जो कंटेनर्स है, जो ऑयल्स है, जो एम्प्यूल्स हम यूज़ करने वाले हैं, हमको उसको पहले वॉश करना है। किससे? डिस्टिल वाटर से या फिर ड्राई हीट मेथड यूज़ करके, मतलब हमको हीट अप्लाई करके उस मेथड को पूरी तरह से, उस सब्जेक्ट को, उस वायल्स को, उस एम्प्यूल्स को पूरी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद में उसको प्रिपरेशन ऑफ क्लोजर्स फॉर वायल्स, मतलब जो क्लोजर्स है, जो मतलब हम कहेंगे कि सील है या ढक्कन है, जो क्लोजर्स आर बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम रबर विच नीड एश्योरेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी। दे इन्वॉल्व ट्रीटमेंट विद सोप सॉल्यूशन। मतलब जो क्लोजर्स है, मतलब बंद करने के लिए जो हम प्लास्टिक के कैप वगैरह यूज़ करेंगे, तो उसको हमको सबसे पहले क्या करना है? उसको हमको ट्रीटमेंट देनी है सोप सॉल्यूशन से। उसको फिर हमको डिटर्जेंट से क्लीन करना है। फिर क्लीन करने के बाद उसको वॉश करने के बाद उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में रिंसिंग विद डिस्टिल वाटर टू रिमूव ट्रेसेस ऑफ डिटर्जेंट एंड फाइबर्स। मतलब अगर वहाँ पे किसी तरह के ट्रेस है डिटर्जेंट के, तो हमको वो रिमूव करना है, उसको क्लीन करना है। उसके बाद में हमको सोकिंग विद सेम एडिटिव्स बीइंग यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन फॉर 24 आवर्स और ऑटोक्लेव इन विद द सेम। मतलब हमको क्या करना है? फिर जो सील्स है, जो कैप है, उनको सोक करना है, मतलब भिगो के रखना है उसी सॉल्यूशन के अंदर, जो सॉल्यूशन हमने कंटेनर में यूज़ किया है, या फिर उसी सॉल्यूशन के साथ में हमको उसको ऑटोक्लेव करना है फॉर 24 आवर्स। फिर उसको रिंसिंग एंड ड्राइंग इज़ डन। फिर हम उसको वॉश करने के बाद में उसको उसकी ड्राइंग करनी है। तो हम फिर जो ड्राई करने के बाद में जो हमको मिलेगा, फिर हम कह सकते हैं कि ये रेडी टू यूज़ है। फिर उसके बाद में फॉर्मुलेशन, और जो ये प्रोसेस किस लिए हो गई कि जो कंटेनर से जिसमें हमको सॉल्यूशन पैक करना है, तो उसको कैसे स्टराइल करना है, ये उसकी मेथड हो गई। उसके बाद में जो फॉर्मुलेशन आया था, त्याला कसं आपण मेंटेन करणार आहे, याच्यामध्ये आपण बघणार आहे। तर मग याच्यामध्ये इट कंटेन्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोइंग ॲक्टिव्हिटी, वॉशिंग ऑफ RM ॲज पर बॅच कार्ड। मतलब जो रॉ मटेरियल आहे त्याला आपल्याला पहिले प्रॉपर वे करायचे आहे ॲज पर बॅच कार्ड। म्हणजे बॅच कार्डमध्ये जितकं त्यांचं वे लिहिलेलं आहे, मतलब जितना वे उन्होंने बताया है बैच के ऊपर कि इस बैच में हमको सपोज़ फॉलोइंग इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी इतनी चाहिए, तो हमको उतनी ही क्वांटिटी उसकी वे करनी है। और फिर उसको डिज़ोल्विंग इंग्रेडिएंट इन सीक्वेंस इन द व्हीकल, और जो डिज़ोल्विंग उसको फिर हमको डिज़ोल्व करना है जो हमने व्हीकल लिए। फॉर एग्जांपल वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर हमको एक आधी पाउडर, 2-3 पाउडर अगर डिज़ोल्व करनी है, तो हमको उसको जो तरीका बताया है कि पहले कौन सा पाउडर डिज़ोल्व करना है, उसके बाद में कौन सा करना है, तो उसी तरीके को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप हमको उसको डिज़ोल्व करना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड pH, देन फिल्ट्रेशन ऑफ बल्क। फिर हमको जितनी क्वांटिटी उसकी चाहिए उसका एडजस्टमेंट करना है, और फिर उसका pH चेक करना है, और हमको फिर उसको डिज़ायर्ड pH पर एडजस्ट करके उसके बाद में उसको फिल करना है कंटेनर्स के अंदर। जो हमने कंटेनर्स यहाँ पे असेप्टिक कंडीशन मेंटेन रखी है, उस कंटेनर में उसको हमको फिल करना है। फिल करने के बाद में उसकी सील करना है कैपिंग की, और उसको सील करने के बाद में वो जो प्रोडक्ट है उसको स्टराइल करना है। फिर उसको स्टराइल करने के बाद में हमको पैक कैसे करना है? बाय यूजिंग यूजुअल इन्फेक्शन, देन लेबलिंग एंड देन कार्टूनिंग, बॉक्सिंग एंड पैकिंग ऑफ बॉक्सेस। सबसे पहले हमको फिर पैकिंग के लिए सबसे पहले हम उसको यूजुअल इन्फेक्शन करेंगे, मतलब हम उसको पहले इंस्पेक्ट करेंगे कि इज़ देयर एनी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। फिर अगर हमको वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते तो फिर हमको उसको लेबल करना है। फिर लेबल करने के बाद में हमको उसको कार्टून में या फिर बॉक्सेस में उसको हमको पैकिंग करनी है उसकी। फिर उसके बाद में सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग, द नंबर ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन द फाइनल पैक प्रोडक्ट एज पर द ऑफिशियल फार्माकोपिया। दिस टेस्ट इंश्योर द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज़ फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल। मतलब जब पैक होने के बाद में हम उसको उसकी टेस्ट करना है बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। फिजिकल मतलब हम उसको फिजिकल अपीयरेंस चेक करेंगे, केमिकल मतलब हम उसको केमिकल pH वगैरह चेक करेंगे। फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल के अंदर हम उसका माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे कि इज़ देयर एनी प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉट। एंड नेक्स्ट वी विल सी दॅट इज डिफरंट ॲडिटिव्ज यूज फॉर पॅरेंटल्स। याच्यामध्ये आपण काय बघणार की जे ॲडिटिव्ज म्हणजे जे आपल्याला ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल
इन्ग्रेडियंट आहे त्याच्या व्यतिरिक्त आपण अजून जे ॲडिटिव्ज यूज करता ते कशासाठी आणि त्याचे रोल का बरं आहे की त्यांना आपण का बरं टाकतो. आपल्या तुम्ही एखादी प्रिपरेशन बघितलं असेल तर मग त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की दीज आर द ड्रग एंड फिर जो उसका जो फार्मूला होता है उसके साथ में कुछ एडिटिव्स होते हैं उसके, तो हम क्यों यूज़ करते हैं वो एडिटिव्स. तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट व्हीकल, तो व्हीकल क्या है कि उसको कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है लेकिन हमको उसको यूज़ करना है. तो हम उसको क्यों यूज़ करने वाले हैं, व्हीकल क्यों यूज़ करते हैं, तो टू डिज़ॉल्व वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स. मतलब जो अपना ड्रग है अगर वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर और हमको इसको एज ए आईपी मतलब इंट्रापेरिटोनियल या फिर पेरेंटल्स उसका यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमको जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको वाटर में डिज़ोल्व करना पड़ेगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि व्हीकल यूज़ करते. तो हम उसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, फिर हमको क्यों यूज़ करते हैं व्हीकल को, तो डिज़ोल्व वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव. जो वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव है, जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उनको उसमें डिज़ोल्व करके सोल्यूबल करके वाटर फॉर, और फिर हमको उसको यूज़ करना है. और फिर उसके एग्जांपल्स क्या है कि वाटर फॉर इंजेक्शन हम इसके लिए यूज़ करते. और अगर व्हीकल्स कौन सा है कि वो जो डिज़ोल्व वाटर इन सोल्यूबल सब्सटेंस, अगर ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता तो उसके लिए हम वाटर फॉर इंजेक्शन तो यूज़ करने वाले नहीं. तो फिर उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, पीनट ऑयल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल. सो अगर ऐसा सब्सटेंस जो वाटर इनसॉल्यूबल है, जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता, उसके लिए हमको पीनट ऑयल एज अ व्हीकल यूज़ करना है, ग्लिसरीन यूज़ करना है या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल. और बफर, तो बफर क्यों ऐड करेंगे हम, टू मेंटेन द पीएच ऑफ प्रोडक्ट का पीएच मेंटेन करने के लिए हमको बफर ऐड करने पड़ेंगे. और उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, फॉस्फेट, एसीटेट और पैथलेट. और नेक्स्ट वन इज़ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो इसके लिए हम उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे. सो इसका रोल क्या है, प्रिवेंट, या सिग्निफिकेंस क्या है, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी मटेरियल उसमें ऐड करेंगे, डैट इज़ बेंजिल अल्कोहल, बेंजो अल्कोनियम क्लोराइड, क्रेसॉल. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ preservatives which is used to prevent the growth of microorganism. And the next one is antioxidant. तो antioxidant क्या है, सबसे पहले तो हम उसको क्यों यूज़ करेंगे, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट. मतलब जो प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट में होता है तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होने की वजह से उस प्रोडक्ट की जो एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल्स है उसकी ऑक्सीडेटिव की वो उसकी कम हो जाएंगी, या फिर उसका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा. तो उसको हमको कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जो यूज़ करने हमको वो क्या है, सोडियम सल्फेट, सोडियम मेटाबायोसल्फेट, एस्कॉर्बिक एसिड. एंड नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइजर्स. तो हम स्टेबलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करके रखनी है. तो इसके लिए हम स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं. सो फॉर एग्जांपल ADTA. द नेक्स्ट वन इज़ टोनिसिटी कंट्रीब्यूटर, मतलब टोनिसिटी को हमको मेंटेन करने के लिए टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड स्ट्रीम. क्यों टोनिसिटी क्यों मेंटेन करते हैं हम, क्योंकि उसकी आइसोटोनिसिटी जो है वो ब्लड स्ट्रीम से मेंटेन रहनी चाहिए. इसलिए हम जो यूज़ करते हैं वो टोनिसिटी मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रेन. एंड नेक्स्ट वन इज़ वेटिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट. तो हम उसको क्यों यूज़ करते हैं वेटिंग और सस्पेंडिंग एजेंट को, टू मेंटेन फॉर्मुलेशन एक्सपेक्ट लाइक सेडिमेंटेशन, डिफ्लोक्यूलेशन एंड इमल्सिफिकेशन. तो इन सब चीज़ों को करने के लिए उसको सेडिमेंट करने के लिए या फिर उसको या फिर एक आधी सब्सटेंस है उसको एक आधी सस्पेंडिंग एरिया में सस्पेंड करने के लिए या फिर उसको इमल्सिफाई करने के लिए हम जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अकाशिया, मिथिल सेल्यूलोज, जिलेटिन एंड ट्राइगाकान. सो दीज आर द suspending agent or emulsifying agent which we will use for wetting and suspending purpose for suspending of or emulsification of solution. So here we conclude our this point, and in the next chapter we will see that the typical floor plan for glass line for small volume preparation and large volume parenterals. Thank you.